हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अभ्यास प्रश्न पत्र सेट व जो परीक्षा में आपके पूछे जाने हैं, अभी प्री बोर्ड परीक्षा में भी इसी से या यही प्रश्न पत्र आया था और इन्हीं प्रश्न पत्र में से वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने हैं। इसलिए आपको 4 सेट में हल करवाया गया है ताकि आप परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त कर सकेंगे। हम देखेंगे इसमें जो है समय 3 घंटा का रहेगा, पूर्णांक 75 अंक का, और निर्देश इसमें दिया हुआ है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पूरे निर्देश इसमें दिए हुए हैं। 30 प्रश्न रहेंगे, 1-1 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और 6 से 17 तक का जो है 2 अंक का प्रश्न रहेगा जो 30 शब्द में आपको लिखना होगा, और 18 से 20 तक 3 अंक का रहेगा जिसमें आपकी शब्द सीमा 75 रहेगी, एवं 21 से 23 तक 4 अंक के प्रश्न रहेंगे जिसमें 120 से शब्द में आपको लिखना होगा, और 6 से 23 तक सभी प्रश्नों में आंतरिक का मतलब होता है कि आपको अगर मान लो अथवा में दिए हुए प्रश्न रहेंगे, जो अगर पहला आपको नहीं बनता तो उसके अथवा वाला भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको प्रश्न पत्र में निर्देश दिए हुए हैं। सारे निर्देश जो है हम अच्छे से समझ लेंगे और हम प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें। देखेंगे हम पहला प्रश्न, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। नंबर 1, प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसको संपूर्ण प्रश्न 1 से 23 तक हल करने के लिए हमने क्या किया है कि मॉडल आंसर पत्र का उत्तर माला जो है हमने इसमें मॉडल आंसर का जो उत्तर माला है, जो इसकी PDF हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले रखे हैं। आप उससे PDF निकाल करके और परीक्षा में अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो हम इसके लिए उत्तर माला को देख लें। वैसे भी इस प्रश्न पत्र को हल किया गया है। हम उत्तर माला में देखेंगे, इसमें बोर्ड की साइड से ये उत्तर माला जो है हमने इसको निकाले हुए हैं। आदर्श उत्तर सेट व 2023 कक्षा 10वीं विषय हिंदी के पहला जो विकल्प है सही विकल्प चुनिए। तो आ है, आ में 1943, उद्धव, भारत मुनि, वसुधा, पूर्वपद, बाल मनोभाव। तो ये सारे जो है हम इसमें एक 30 अंक के जो प्रश्न हैं आपके इसी से पूरा हल हुआ है। तो हम देखेंगे, इसका अवलोकन कर लेते हैं। तो इसमें हम 4 विकल्प दिए हुए हैं जिसमें से एक सही है, तो हम सही वाले पर इसमें देखते हैं। आ इसका सही है, सन 1943 से। फिर सेकंड है, कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वह उद्धव। तीसरा है, विभाव, अनुभव, व्यभिचारी, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति, यह परिभाषा है। तो भरत मुनि की, इसमें भरत मुनि बा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। तो आ इसमें वसुधा का ये सही आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे, जिन मूल शब्दों से मिलकर के समास बना है उनमें से पहले पद को कहते हैं पूर्व पद कहते हैं। इसका सही आंसर बा। फिर माता का आंचल पाठ में अभिव्यक्ति हुई है बाल मनोभावों की। इस प्रकार 1-1 अंकों के 6 अंकों के ये प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ हल हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे, आप रिक्त स्थान में सही क्रम का चयन कर लिखिए। तो इसमें जो है नंबर 1, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित्र के खालिस्तान से लिया गया है। तो यहाँ पर बालकांड हो जाएगा रिक्त स्थान में। सेकंड है, 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को सममात्रिक छंद कहते हैं। यहाँ पर सममात्रिक छंद लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम, भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ उद्दीपन कहलाते हैं। यहाँ पर उद्दीपन आ जाएगा।
अगला है रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में खालिस्तान की आयु में छपने लगी, 15 वर्ष की आयु में छपने लगी। इसके बाद अगला है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर 8 भेद होते हैं। फिर गंतोक से खालिस्तान किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था, 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग। इस प्रकार ये भी एक एक अंकों के 6 प्रश्न रिक्त स्थान हल हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न तीसरा है सही जोड़ी बना करके लिखिए, आ से बा को मिलाना है। तो देखेंगे हम ये नागार्जुन जो है नागार्जुन को हम जो है घा से मिला देंगे आधुनिक कबीर, और मेघ आय वन ठनके में अलंकार जो है इसको हम डा से मिला देंगे मानवीकरण अलंकार। के बाद तीसरा है कहानी के तत्व, छा से मिला देंगे 6 हैं। इसके बाद ऐतिहासिक इतिहात जो है गा से मिला देंगे सावधानी। फिर गले का आहार, इसको हम खा से मिला देंगे बहुत प्रिय। अगला है पेयर भील, इसको का से मिला देंगे एक धर्म चक्र है। इस प्रकार एक एक अंकों के ये जो सही जोड़ी है वो हल हो जाती है। इसके बाद प्रश्न चौथा है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है, तो यहाँ पर उत्तर लिख देंगे कवि काले घुंघराले बालों से की है। फिर दूसरा है गणों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है, 8 संख्या यहाँ पर लिख देंगे। मनु भंडारी के पिता रसोई को क्या करते थे, तो भटिया रखना ये करते थे। 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, यहाँ संधि लिख देंगे। मूर्खों में अल्पक के महत्व के लिए कौन सी लोकोक्तियाँ हैं, तो अंधों में काना राजा, ये यहाँ पर लिख देंगे। माता का आंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया था, यहाँ पर उत्तर लिख देंगे पिसी हुई हल्दी लगाई थी। इस प्रकार से एक एक अंकों के 6 प्रश्न हल हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 5वां, सत्य असत्य लिखिए। पहला है संगतकार की आवाज़ में हिचक साफ सुनाई देती है, ये सत्य है। दूसरा है जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विवल से रस होता है, यह असत्य है। तीसरा है एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज नहीं करता, यह असत्य है। चौथा है न्याय के अनुसार न्याय करना न्यायशीलता है, ये भी सत्य है। अगला है भोलेनाथ का अधिकतर समय उनकी मैया के सानिध्य में गुजरता था, यह सत्य है। 5वां है प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में मदद करती है, ये सत्य है। 6वां है रीतिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषता जो है लिखिए, ये 6वां प्रश्न है। और सत्य असत्य जो हमारे 1 से 6 तक एक एक अंकों के हल हो जाते हैं। 6वें हम देखें इसका उत्तरमाला से, तो 6वां प्रश्न देखें हम 2-2 अंकों वाले 6वें प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो हम देखेंगे रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं प्राकृतिक निम्नलिखित है। नंबर 1 लक्षण ग्रंथों का निर्माण रीतिकाल के कवियों ने अपने कर्म के आधार पर कर्म के साथ लक्षण ग्रंथों का निर्माण भी किया है। दूसरा है श्रृंगार प्रियता, इस कविता के कवियों ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस के प्रति अपनी रुचि दिखाई। इस प्रकार से इसमें उत्तर लिख देंगे। अथवा इसमें प्रश्न है अथवा में जो प्रश्न है 6वें का, तो उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें है कि प्रयोगवादी काव्य की कोई 2 विशेषता या प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे प्रयोगवादी काव्य की विशेषता, तो यहाँ पर है प्रयोगवादी काव्य की विशेषता प्रवृत्ति निम्नानुसार है। नंबर 1 नवीन उपमानों का प्रयोग, इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। नंबर 2 मुक्तक छंदों का प्रयोग, इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में मुक्त छंदों का प्रयोग किया है। इसके बाद प्रश्न 7वां है सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। क्या लिखना है बिंदु, 2 रचनाएं और कला पक्ष। हमको रचनाएं लिखना है, जिसमें रचनाएं क्या है सूरसागर सूरदास की, साहित्य लहरी
या अन्य और कोई दो आपको जो याद हो वो लिख सकते हैं। कला पक्ष में लिख देंगे, सूरदास ने अपनी रचनाओं में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में कोमल कांत, पदार्थ और प्रवाह है। रूप और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग उन्होंने भरपूर मात्रा में किया है। अथवा वाला प्रश्न है इसमें कि अथवा में पूछा गया है कला पक्ष जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद में हम कला पक्ष देखेंगे, रचनाएं देखेंगे। पहले आंसू झरना और लहर या अन्य कोई दो रचनाएं। तो कला पक्ष जयशंकर प्रसाद की भाषा व्याकरण सम्मत, परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली है। उनकी भाषा में सहज प्रभा एवं काव्य सौंदर्य है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अलंकार के साथ साथ प्रबंध एवं मुक्तक शैली अपनाई गई है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 8वां। प्रश्न 8 है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखना होना चाहिए। प्रजा को किसी प्रकार से कोई नहीं सताया जाना चाहिए। राजा का दायित्व प्रजा की भलाई करना है। इस प्रकार से हम उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद इसमें अथवा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर लक्ष्मण के स्वभाव की कोई दो विशेषता। तो लक्ष्मण के स्वभाव की कोई दो विशेषता यहाँ पर देखिए। नंबर 1, लक्ष्मण स्वभाव से उग्र तथा क्रोधी स्वभाव के थे। दूसरा है लक्ष्मण तर्कशील और वाक्य पटु थे। इस प्रकार से दो स्वभाव की यहाँ पर हम लिख देंगे। प्रश्न 9 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही थी? लिखिए। उत्तर लिख देंगे, कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए हट नहीं रही थी क्योंकि इस महीने में प्रकृति सुंदर, अत्यंत मनमोहक होता है। पेड़ों पर नए नए पत्ते लटक रहे होते हैं। चारों ओर फैली हरियाली एवं फूल नई ऊर्जा का संचार करते हैं। इस प्रकार से हम उत्तर लिख देंगे। इसका अथवा है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि नागार्जुन के मन में क्या प्रभाव पड़ा? तो बच्चे की दंतुरित मुस्कान देखकर कवि का मन अत्यधिक प्रसन्न हो उठता है। उनके उदास गंभीर मन में जान आ जाती है। ऐसा लगता है मानो उनकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों, मानो पत्थर जैसे दिल में प्यार की धारा उमड़ पड़ी हो, या बबूल के पेड़ से शोप पलिका के फूल झड़ने लगे हो। तो इस प्रकार से उनकी मनोदशा का वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद उत्तर महाकाव्य की विशेषता निम्नानुसार है। महाकाव्य में मानव जीवन का संपूर्ण जीवन वर्णन होता है। दूसरा, महाकाव्य का नायक उदास ऊंचा चरित्र वाला होता है। अथवा इसमें हम देखेंगे, अथवा जो प्रश्न है इसका कि महाकाव्य की कोई दो विशेषता। तो महाकाव्य की कोई दो विशेषता हमने इसमें देखा। प्रश्न 10 में महाकाव्य में मानव जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है। नंबर 2, महाकाव्य का नायक उदास ऊंचा और चरित्र वाला होता है। अथवा में जो दिया है कि विभव और अनुभव में कोई दो अंतर। तो विभव और अनुभव में दो अंतर हम यहाँ पर देख लेते हैं। विभव और अनुभव। नंबर 1, स्थायी भाव के कारण को विभव कहते हैं। अनुभव में आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। दूसरा है, विभव में रस का प्रधान कारण विभाव है। अनुभव में रस का गौण कारण अनुभव है। इस प्रकार हमारा 10वां प्रश्न हल हो जाता है। इसके बाद 11वां प्रश्न है कि दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो दोहा छंद देखिए, एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। उदाहरण दिया हुआ है, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सून। इस प्रकार से इसका उत्तर लिख देंगे। अथवा में पूछा गया है कि अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो अथवा का उत्तर हम कैसे लिखेंगे? अन्योक्ति अलंकार जहाँ प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का अर्थ ध्वनित हो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ किसी बात को सीधे या प्रत्यक्ष न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण दिया हुआ है इसमें, माली आवत देखकर कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी। तो इस प्रकार से इसका आंसर हम लिख देंगे।
अगला प्रश्न है, ये सारे प्रश्न 2-2 अंकों के हैं। गद्य की प्रमुख एवं गौण विधाओं के नाम लिखिए। उत्तर देखेंगे, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम: कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, आलोचना एवं एकांकी। गद्य की गौण विधाओं के नाम: रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, साक्षात्कार, डायरी। इस प्रकार से इसका आंसर लिख देंगे हम। फिर इसका अथवा जो है, रेखाचित्र एवं संस्मरण में कोई 2 अंतर लिखिए। उत्तर देखेंगे हम, रेखाचित्र एवं संस्मरण में अंतर। रेखाचित्र नंबर 1, रेखाचित्र में सांकेतिकता के आधार पर चित्रण होता है। नंबर 2, रेखाचित्र में लेखक पूर्णतः तटस्थ रहता है। और संस्मरण में देखेंगे, संस्मरण में अनुभूति का स्मृति के आधार पर चित्रण होता है। संस्मरण में लेखक तटस्थ नहीं रहता। इस प्रकार से इसको उत्तर को लिख देंगे। प्रश्न 13 है, राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा भवंत आनंद कौशल्यान की साहित्यिक विशेषताएं लिखिए बिंदु के आधार पर। 2 रचनाएं और भाषा शैली। रचनाएं देखेंगे, राम वृक्ष बेनीपुरी की पतितों के देश में, चिता के फूल या अन्य कोई 2 रचनाएं। भाषा शैली, राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खरी बोली है। इनकी भाषा में ओज है। इनकी रचनाओं में समाज सुधार और राष्ट्र उत्थान का स्वर है। अपनी अपनी रचनाओं में वर्णनात्मक शैली, कथात्मक शैली, विचारात्मक शैली का प्रयोग किया हुआ है। अब देखेंगे भवंत आनंद कौशल्यान का, इसमें रचना है इनकी, भिक्षु के पत्र जो भूत न सका और बहानेबाजी या अन्य कोई 2 रचना है। भाषा शैली है इसमें, श्री कौशल्यायन जी की भाषा सरल, स्पष्ट, रोचक तथा स्पष्ट है। भाषा भावाभिव्यक्ति में सक्षम है। वर्णनात्मक शैली के साथ साथ आत्मकथा आत्मक शैली का सुंदर प्रयोग है। भाषा में बोलचाल के शब्दों के साथ साथ तत्सम एवं उर्दू शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखिए आप, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। उत्तर देखेंगे, इसमें मूर्ति पर लगा सतकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि यह धरती देशभक्ति से शून्य नहीं है और नेताजी की मूर्ति पर सतकंडे का चश्मा किसी बच्चे ने ही लगाया था और हमारे देश के युवा और बच्चों में देशभक्ति की भावना अभी भी बरकरार है। यही युवा और बच्चों देश का भविष्य होते हैं। अगर इनके अंदर अपने देश के लिए प्रेम व सम्मान है तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल व सुरक्षित है। इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। अथवा में दिया हुआ है इसमें कि बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर भगत के गायन की विशेषता लिखिए। बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति के मस्ती भरे गीत गाया करते थे। उनके गानों में सच्ची ढेर होती थी। उनका स्वर इतना मोहक, ऊंचा और आरोही होता था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। औरतें और खेतों में काम करने वाले किसानों के हाथ और पांव एक विशेष लय में चलने लगते थे। उनके संगीत में जादुई प्रभाव था और वह मनमोहक प्रभाव से सारे वातावरण पर छा जाता था। अब इसके बाद देखेंगे प्रश्न 15। सुश्री बादों से अप्रिय और किस वाद्य को सुश्री बादों में शाह की उपाधि दी गई है। तो हम देखेंगे यहाँ सुश्री बादों का अभिप्राय है सुराख बातें वाले वाद्य जिनमें फूंक मारकर बजाया जाता है। ऐसे सभी छिद्रों वाले वाद्यों में शहनाई सबसे अधिक मोहक और सुरीली होती है, इसलिए इसे सुश्री वाद्य का शाह कहा जाता है। इसी में अथवा दिया हुआ कि वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। देखेंगे हम उत्तर, अपने विवेक द्वारा जो व्यक्ति किसी नए तत्व के दर्शन करता है, नई खोज करता है, उन्हें वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति वही व्यक्ति किसी न किसी उपयोगी आविष्कार के लिए प्रयत्न करता ही रहता है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति आविष्कार करने वाला ही होता है। तो इस प्रकार से इसके उत्तर को हम लिख देंगे। अब इसके बाद 16वां प्रश्न है। तो 16वां प्रश्न देखिए आप, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो बात लोगों से सुनी गई हो, जन श्रुति उसको कहते हैं। दूसरा है कम खर्च करने वाला, मितव्ययी
व्यक्ति कहलाता है। उसके बाद दिया हुआ मुहावरा अथवा में मुहावरा है इति श्री होना, इसका होता है समाप्त होना। वाक्यों में प्रयोग देखेंगे तो आज हमारे यहाँ कार्यक्रम की इति श्री है। दूसरा मुहावरा है टेढ़ी खीर होना, इसका अर्थ होता है कठिन काम करना, और इसका वाक्यों में प्रयोग हम हॉकी में भारत से जीतना टेढ़ी खीर, ऐसा हम इसको आंसर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 17, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्ति करते हैं। तो बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को उनके साथ रहकर, उनकी सिखाई हुई बातों में रुचि लेकर, उनके साथ खेलकर, उन्हें छूकर चूमकर, उनकी गोद में या कंधे पर बैठकर प्रकट करते हैं। वहीं बड़े बच्चे अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाकर, उनके पसंद के कार्य करके, उनकी पसंद के उपहार देकर अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से हम उसका उत्तर लिख देंगे। अथवा में दिया हुआ है इसमें, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो हम इसमें देखेंगे इसका उत्तर कि श्वेत पताकाएं शांति और अहिंसा की प्रतीक होती है। इन पर मंत्र लिखे होते हैं जिन्हें किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहराई दी जाती है। इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे स्वतः ही नष्ट हो जाती है। रंगीन पताकाएं किसी कार्य के शुभारंभ पर फहराई जाती है। तो ये थे यहाँ से 17 तक जो है 2-2 अंकों के प्रश्न। अब देखेंगे हम 3 अंकों वाले प्रश्न, प्रश्न 18, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। 3 अंकों का है। किसका लिखना है कि नाथ शंभु धुन भज निहारा, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। तो इसका हम देखेंगे संदर्भ। पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, कवि का नाम है तुलसीदास, प्रसंग संहित है। इसमें प्रस्तुत गद्यांश में राम और लक्ष्मण से परशुराम द्वारा क्रोध में आकर के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का वर्णन है। भावार्थ में देखेंगे काव्यांश का सटीक भावार्थ लिखने पर स्वविवेक से मूल्यांकन कर अंक प्रदान किए जाते हैं। तो आपको अपने स्वविवेक से इसका अर्थ जो है लिख देना है। अब इसके बाद इसका जो अथवा है, बादल गरजो नवजीवन वाले, इसका संदर्भ है। पाठ का नाम उत्साह है, कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रसंग क्या है, प्रस्तुत काव्यांश में कवि बादलों से गरज कर घनघोर वर्षा करने के लिए कह रहे हैं। इसका भी जो अर्थ है वो आपको अपनी स्वविवेक से लिखना है, जिसमें आपको अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रश्न 19 3 नंबर का ये भी है। निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। क्या है गद्यांश, बार बार सोचे क्या होगा उस कौम, फिर उसी कस्बे से गुजरे। संदर्भ का है, पाठ का नाम नेताजी का चश्मा, लेखक का नाम स्वयं प्रकाश। प्रसंग क्या है, प्रस्तुत गद्यांश में कैप्टन के मरने के समाचार से दुखी एवं चिंतित हालदार साहब की मनोव्यवस्था का वर्णन किया गया है। गद्यांश जो है इसका आपको अपनी व्याख्या जो अपने शब्दों में लिखना है, जिसका मूल्यांकन जो है आपके मूल्यांकन कर आपको अंक प्रदान किए जाएंगे। इसके अथवा में है काशी संस्कृति की पाठशाला है, बाला आधार पर जन समूह है। इसका जो संदर्भ है, पाठ का नाम नौबत खाने में इबादत, लेखक का नाम यतीन्द्र मिश्र। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश में काशी की महत्ता का उल्लेख किया गया है। व्याख्या है, इसका सटीक व्याख्या करने पर स्वविवेक से इसके मूल्यांकन पर अंक आपको प्रदान किए जाएंगे। ये आपको इसको स्वयं करना है। ये 3-3 अंकों के प्रश्न हैं। इसके बाद 20वां प्रश्न है, इसमें समय का सदुपयोग विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। आपको एक निबंध लिखना है कि समय का जो सदुपयोग कैसा करना है। तो विषय के अनुरूप सटीक अनुच्छेद लेखन पर स्वविवेक से मूल्यांकन अंक और प्रदान किए जाएंगे। आपको समय कैसे बचत करना है, सही समय का कैसा सदुपयोग करना है, समय का कैसे अच्छे कार्यों पर हमको समय लगाना है, इन सारी चीज़ों का उल्लेख आप जो है प्रस्तावना, रूपरेखा और इस सारे पॉइंटों में आप विवरण सहित लिख देंगे तो आपका ये अनुच्छेद हो जाएगा। इसके अथवा में दिया हुआ है कि विज्ञापन किसे कहते हैं, विज्ञापन तैयार करते समय किन बातों को विशेष ध्यान रखना चाहिए।
अब देखेंगे हम इसमें कि विज्ञापन शब्द की ओर विज्ञापन ज्ञापन से मिलकर बना है, बी और ज्ञापन से मिलकर बना है। बी का अर्थ है विशिष्ट तथा ज्ञापन का अर्थ है सूचना से है, तो विशिष्ट सूचना हो जाएगा। अतः विज्ञापन का अर्थ विशिष्ट सूचना या विशेष जानकारी से है। विज्ञापन तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी है। विज्ञापन में सबसे अधिक ध्यान विज्ञापित वस्तु पर होना चाहिए एवं विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए। विज्ञापित वस्तु के सबसे आकर्षक गुणों का बार बार उल्लेख करना चाहिए एवं विज्ञापित वस्तु का नाम बार बार आना चाहिए। इस प्रकार से हम विज्ञापन तैयार करेंगे। इसके बाद प्रश्न 21 है अपठित काव्यांश, जिसको हमने कभी नहीं पढ़ा है। ऐसे अपठित गद्यांश का जिसमें हम उत्तर को देखेंगे। तो मैं बची हुई जिंदगी का एक टुकड़ा है मेरे पास, इसमें फूटेगी सुबह की किरण मुस्कुराती को फूलों से। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो उपयुक्त शीर्षक है तुम्हारी विरासत। और दूसरा प्रश्न है स्मृतियों की आहट से क्या अनुभव होता है। तो स्मृतियों की आहट से हमें नई जिंदगी जीने की सुबह का अनुभव होता है। तीसरा है उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। उपयुक्त काव्यांश का सटीक भावार्थ लिखने पर स्वविवेक से मूल्यांकन। भावार्थ हमको इस कविता को पढ़ करके हम इसमें लिख सकते हैं। अथवा में दिया हुआ है इसी में कि वैदिक काल से हिमालय पहाड़ से बहुत पवित्र माना जाता है और ये केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ जैसे पवित्र तीर्थ तथा जीवनदायिनी पवित्र नदियाँ। तो इसका हमको क्या करना है, पठित गद्यांश है, इसमें प्रश्न पूछा गया है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या लिख देंगे हम, हिमालय का एक वरदान। और किस काल से हिमालय को पवित्र माना जाता है, तो वैदिक काल से ही हिमालय को पवित्र माना जाता है, ये हम लिख देंगे। उपयुक्त गद्यांश का सारांश, तो उपयुक्त गद्यांश का सारांश जो है सटीक हम इसमें पढ़ करके इसको सारांश लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 22 है, ये जो 21 से जो प्रश्न है वो 4-4 अंकों के है। इसके बाद 22वां प्रश्न है और 23वां प्रश्न, 2 प्रश्न और रह जाते हैं शेष इसमें। 22वां प्रश्न देखें, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिला अधिकारी को आवेदन पत्र लिखना है। तो ये जो पत्र है अनौपचारिक पत्र है, इसमें हम जब संबोधन करेंगे, जैसे हम किसी अधिकारी को लिखेंगे कि प्रति या सेवा में लिखेंगे श्रीमान जिला अधिकारी महोदय, तो ये संबोधन लिखने पर आपको 1 अंक मिल जाएंगे। फिर विषय लिखेंगे कि विषय परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने विषयक या बाबत, तो इसमें हम इतना लिखेंगे तो 1 अंक यहाँ पर मिल जाएगा। तो पत्र का मुख्य भाग लिखने पर कि हमारी वार्षिक परीक्षा जो है इतने तारीख से फला दिनांक से होना सुनिश्चित है और इस दौरान हमारी पढ़ाई पर प्रभाव न पड़े, इसलिए ध्वनि विस्तारक जो है ध्वनि वाले जो विस्तारक जो यंत्र है इन पर विराम लगाने की कृपा करें या इन पर रोक लगाने की कृपा करें। तो ये विस्तार से हमको लिखने पर 1 अंक मिल जाएगा। फिर हमको प्रार्थी या आवेदक समापन विषय लिखने पर दिनांक वगैरह लिखने पर 1 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद अनौपचारिक पत्र में देखेंगे हम, इसी में ये 4 अंकों का है। अपने वृद्ध दादा दादी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए अपने पिता जी को पत्र लिखिए। तो हम अनौपचारिक पत्र है ये, इसमें संबोधन लिखने के लिए, क्योंकि हम अपने दादा दादी को लिख रहे हैं प्रिय दादाजी नमस्कार या चरण स्पर्श, ऐसा लिखने पर 1 अंक मिल जाएगा। पता लिखने पर, पता आप जहाँ पर रह रहे हैं उसको लिखने पर 1 अंक मिल जाएगा। पत्र का मुख्य भाग लिखने पर कि आप मैं यहाँ पर अच्छा हूँ, आप भी स्वस्थ होंगे ईश्वर की कृपा से, इतना सब विस्तार से लिखने पर 1 अंक मिल जाएगा। और समापन पर जब लिखेंगे आप तो वहाँ पर 1 अंक हो जाएगा, स्थान और दिनांक लिख देंगे। इस प्रकार से 4 अंक यहाँ पर विवरण है। इसके बाद 23वां प्रश्न और अंतिम है, जिसमें निबंध लिखने के लिए आता है 4 अंक का, कि दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध रूपरेखा सहित लिखने पर तथा उचित विषय अनुसार शब्दावली के प्रयोग, प्रस्तावना, विषय विस्तार, उपसंहार लिखने पर स्वविवेक से मूल्यांकन कर अंक प्रदान किए जाएंगे। तो क्या क्या है इसमें, विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व, इसके विषय में लिखना है, या पर्यावरण प्रदूषण कारण और निदान, स्वच्छ भारत अभियान, साहित्य एवं समाज, जल ही जीवन है। इन सारे विषयों में किसी एक पर आपको प्रस्तावना सहित
लिखने पर उपसंहार सारे पॉइंटों पर लिखने पर 4 अंक प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार हमारे 1 से लेकर के 23 तक जो है प्रश्न पूरे हल हो जाते हैं और आप जो है इन सेटों से ही अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करेंगे, ऐसी मैं आशा आपसे करता हूँ। आशा भी है कि आपको ये जानकारी, ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। इसी तरह और सी सेट अभी जो बी सेट बना, इसके बाद सी सेट बनेगा। इसी को आप इस चारों सेटों को आप अच्छे से तैयारी करेंगे, इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय हिंद।